हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं 1853 और 1858 का अधिनियम। इस अधिनियम को करने से पहले मैं कुछ इससे पहले जो अधिनियम पढ़ाया था उसके बारे में बता देता हूं, क्योंकि ये जो अधिनियम लाया गया था 1833 के जो अधिनियम में जो खामियां रह गई थी, जो कमी थी, उनको दूर करने के लिए लाया गया था। तो 1833 का अधिनियम था, उस अधिनियम में हुआ क्या था, मुख्य दो तीन बातें हुई थी कि पहला तो ये था कि ईसाई मिशनरियों को भारत में आगमन, यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो चल रही थी उसका जो काम चल रहा था उसमें अंग्रेजों की ज़रूरत पड़ती थी काम करने के लिए। अंग्रेजी जिसको आती थी, ऐसा बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंट कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती थी। तो इससे पहले के जो अधिनियम थे उसमें ब्रिटेन की सरकार ने या ईस्ट इंडिया कंपनी की बोले तो उन्होंने भारत में शिक्षा के लिए पैसे लगाना चालू किया। 1 लाख रुपए 1 साल का लगाना चालू किया था। और भारत में जो ईसाई मिशनरियाँ आई हुई थी उनका एक ही मोटो था कि भारत में हिंदुओं नहीं तो बोल सकते हैं भारतीयों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना। तो और उसमें बहुत सारे काम ऐसे हुए थे कि 1833 के अधिनियम में 20 साल के लिए तो कंपनी का जो सर्टिफिकेट था या जो बोल सकते हैं कि काम करने के लिए जो परमिशन थी वो बढ़ा दी गई थी। और 1833 के अधिनियम में ही जो कंपनी के पास 2 अधिकार और रह गए थे, कौन सा कि चाय का अधिकार और चीन के साथ अधिकार, यानी चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार। और बाकी के सारे अधिकार ब्रिटेन की बाकी की जो कंपनी हुआ करती थी उनको दे दिए गए थे। मतलब इसका ये था कि पहले एकाधिकार किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ही केवल इन चीज़ों का व्यापार कर सकती है। लेकिन 1833 के एक्ट के माध्यम से यह तय कर दिया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एकाधिकार ना होके ब्रिटेन की और जो कंपनियां वो यहाँ पर आके व्यापार कर सकती हैं। लेकिन चीन और चाय का जो व्यापार था, यानी चीन देश के साथ और चाय का जो व्यापार था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। लेकिन 1833 का अधिनियम था तब तक सारा कुछ सही चल रहा था। लेकिन 1833 के अधिनियम में सारा अधिकार समाप्त कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और सबको उसमें छूट दे दी गई थी कि सब कोई सी भी कंपनी भारत में या चीन के साथ व्यापार कर सकती है। और उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें आई। वो कह रहा था कि जैसे जैसे भारत में इन लोगों का व्यापार फैलता जा रहा था उसमें कर्मचारियों का जो कर्मचारी होते थे उनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। काम बहुत ज़्यादा फैलने के कारण वो कह रहा था कि प्रशासनिक जो कार्य थे, यानी प्रशासन कार्य बोल सकते हैं कि जैसे अधिकारी जो हुआ करते थे उस टाइम पे, तो अधिकारियों का कार्यभार बढ़ने के कारण यहाँ पर क्या हुआ था कि प्रशासनिक कार्यों को डिवाइड करके एक विधायी कार्य बनाए गए थे। यानी बोल सकते हैं कि प्रशासनिक कार्यों से विधायी कार्य अलग किए गए थे, यानी राजनीति अलग और जो कलेक्टर या जो जैसे कर्मचारियों के जो काम होते हैं वो काम अलग कर दिए गए थे। तो हम इस एक्ट को देखते हैं। और इस एक्ट में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था डलहौजी के कार्यों को, क्योंकि जो डलहौजी था उसने भारत में बहुत अच्छे काम किए थे, बहुत सारे काम किए थे। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं 1853 का जो अधिनियम है, इस अधिनियम में सबसे पहले हुआ था कि प्रशासनिक कार्यों से विधायी कार्य अलग किए गए थे। और जो विधायी कार्य अलग किए गए थे तो विधायी कार्य करने के लिए विधान परिषद का गठन किया गया था। यानी जो विधान परिषद बनाई गई थी वो विधायी कार्य करने के लिए। होता क्या था कि विधान जो परिषद होती थी वो मतलब कि जैसे कानून बनाने का काम करती थी, और प्रशासनिक कार्य की जो संस्था थी वो उनको इम्प्लीमेंट करती थी। यानी एक विधेयक बनाते थे विधान परिषद वाले, और प्रशासनिक कार्य वाले उसको इम्प्लीमेंट करते थे या लागू करते थे। और जो विधान परिषद थी, इस विधान परिषद में बोल सकते हैं कि पहली बार था ऐसा भारत में कि इसमें क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी। यानी कि इसमें भारत के लोग भी सम्मिलित हो सकते हैं, इंडियंस जो होते थे उस टाइम पे इन परिषदों में भारतीयों को भागीदारी नहीं दी जाती थी। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिया गया और भारतीय क्षेत्रों व प्रांतों के प्रतिनिधित्व शामिल किए गए। यानी अब इसमें जो विधान परिषद है उसमें भारत के लोग भी भाग ले सकते हैं। और इसमें टोटल सदस्य संख्या कितनी थी, 12 सदस्य हुआ करते थे इसमें। और जो 12 सदस्य हुआ करते थे इसमें जो कर्मचारी और जो अधिकारी होते थे इनकी नियुक्ति कौन करता था,
प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाने लगी। हमने देखा था कि पिछले वाले वीडियो में कि 1833 और उससे पहले के जो अधिनियम थे उनमें प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे परीक्षा लेने की मुहिम चलाई गई थी, लेकिन उस टाइम पे क्या हो रहा था कि पास नहीं हो पाती थी, यानी इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाई थी, असफल हो गई थी। लेकिन 1853 के अधिनियम के द्वारा कर्मचारी प्लस अधिकारी की नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर की जाने लगी और इसी के आधार पे जो सदस्य थे वो भी बनाने जाने लगे। उसी के आधार पे जो सदस्य होते थे वो भी बनते थे और कुछ नियुक्त कर लिए जाते थे। तो बोल सकते हैं कि जैसे ये जो काम हो रहा था वो भारत में पहली बार हो रहा था, जिसमें 1853 का जो अधिनियम था वो बहुत ही सही साबित हुआ, मतलब भारतीयों के लिए। धीरे धीरे हो क्या रहा है कि भारत आज़ादी की ओर अग्रसर होता जा रहा है, क्योंकि अंग्रेज भारत में कुछ ऐसे काम करते गए जो भारत के लिए सही रहते। जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करता था। एक बात और है इसमें, जैसे कि 1833 के अधिनियम में मैंने बताया था कि बंगाल, मद्रास और मुंबई, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को एक कर दिया गया था और भारत का क्षेत्र घोषित कर दिया था, यानी ब्रिटिश भारत का क्षेत्र। लेकिन जो बंगाल में जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी वो खाली हो गई थी, यानी वहाँ पर कोई गवर्नर था ही नहीं, गवर्नर का पद तो समाप्त कर दिया था। तो वहाँ पर बंगाल में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की स्थापना की गई। स्थापना बोले तो वहाँ पर उसको रखा गया काम करने के लिए, जिसका नाम था सर फ्रेडरिक, और उसने काम किया था 1854 से लेकर 1859 तक। ये इतना सारा हुआ था 1853 के अधिनियम में। और एक बात हुई थी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे, एक संस्था हुआ करती थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसके सदस्य हुआ करते थे कितने, 24। इससे पहले वाले जो अधिनियम आए हुए थे उसमें बताया है मैंने, तो 24 सदस्य हुआ करते थे। लेकिन इस अधिनियम के माध्यम से ये घटा के कितने कर दिए गए, 18 इस परिषद के सदस्य कर दिए गए। और इन जो 18 सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति किनके द्वारा होगी, ब्रिटेन की क्राउन के द्वारा, यानी ब्रिटेन में उस टाइम पे जो भी महाराजा होगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की नियुक्ति करेगा। इतना सारा कुछ हुआ था 1853 के अधिनियम के द्वारा। इसके बाद फिर नया अधिनियम आया था 1858 का अधिनियम, क्योंकि इसमें भी कुछ खामियां रह गई होंगी, यानी कुछ और करना होगा, तो इसलिए एक और एक्ट आया 1858 का अधिनियम। इसको पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि जैसे 1858 का जो अधिनियम लाया गया था उसको लाने का एक मकसद ये था कि जैसे हम बोल सकते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी भारत में, 1857 की क्रांति के कारण ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने लगी थी, यानी बोल सकते हैं कि भारत में आज़ादी का दौर चालू हो गया था। इस कारण पूरा जो अंग्रेजों द्वारा भारत में खेल रचा जाता था वो पूरा गड़बड़ाने लगा था। उस कारण 1858 का अधिनियम लाने का एक ही मकसद था, भारतीय शासन को अच्छा बनाना, यानी ब्रिटेन वाले जो भारत में शासन करते थे उसको अच्छा करने के लिए ये 1858 का अधिनियम लाए। और ये अधिनियम लाने का श्रेय जाता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन, लेकिन इनके द्वारा नहीं लाया गया था, ये लाया गया था लॉर्ड डर्बी द्वारा। हुआ क्या था कि 1858 के टाइम पे ब्रिटेन में लॉर्ड पामस्टन की सरकार चल रही थी, यानी जो पामस्टन है इनकी सरकार चल रही थी। तो इन्होंने क्या देखा कि भारत में बहुत सारी चीजें बदलने लगी थी, जैसे कि बोल सकते हैं कि 1857 की क्रांति हुई, उसमें हानि हुई, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर हुआ करते थे वो भ्रष्टाचार युक्त हो गए थे, यानी ये लोग क्या करते थे कि कंपनी जो कमाती थे वो बीच में ही खा जाते थे। और इसके जो कर्मचारी हुआ करते थे या कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी, जैसे फैक्ट्री या कंपनी में कर्मचारी लेना है, उन कर्मचारियों को पैसा लेके जॉब दे दी जाती थी। जो अभी चलता है वो पहले चलता था। तो हुआ क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त करने के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार युक्त हो चुका था, इसको समाप्त करने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन ने वहाँ पर एक विधेयक पास किया, यानी एक विधेयक पास किया 12 फरवरी 1858 को। और वो विधेयक असफल रहा, क्योंकि वहाँ के जो सरकार थी, अपोजिशन में जो सरकार थी, उसने मान्यता नहीं दी, या वहाँ की जो सीनेट होती है, जो संसद होती है, उसने मान्यता नहीं दी, तो ये असफल रहा। इस कारण से पामस्टन ने
त्याग पत्र दे दिया, यानी अपनी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपनी पोस्ट से त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि उनकी अगर कोई बात ही नहीं मान रहा तो वो करेंगे क्या वहाँ पर, इसलिए उन्होंने इस पोस्ट से त्याग पत्र दे दिया। इनके बाद में एक नए प्रधानमंत्री बने जिनको बोलते हैं लॉर्ड डर्बी। लॉर्ड डर्बी जब प्रधानमंत्री बने तो लॉर्ड डर्बी ने क्या किया, जो पामस्टन द्वारा जो विधेयक पास किया जा रहा था उसी विधेयक में थोड़े बहुत चेंज करके, पूरा चेंज नहीं किया, थोड़ा बहुत चेंज करके उसको 2 अगस्त 1858 को संसद में पेश कर दिया और उसको लागू करवा दिया। यानी कि महारानी जो होती थी वहाँ पर, जैसे बोल सकते हैं कि ब्रिटेन में होता क्या था कि पहले मैंने वीडियो में बताया कि एक संसद होती थी और वहाँ पर संसद और राजा मिलके काम करते थे, यानी बिना महाराजा के वहाँ की ब्रिटेन की जो संसद थी वो काम नहीं करती थी। तो लॉर्ड डर्बी जो थे उन्होंने विधेयक पास किया 2 अगस्त 1858 को, जिसपे साइन किए गए थे महारानी के द्वारा वहाँ की, और इस विधेयक को पूर्णतः लागू कर दिया गया और भारत में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे उसका पद समाप्त कर दिया गया। उसका अगर एक पद समाप्त कर दिया गया, इसके कारण हुआ क्या कि यहाँ पर अगर इनका पद समाप्त कर देंगे तो यहाँ की जो कंपनी है उसका मैनेजमेंट देखेगा कौन। इस कारण वहाँ पर मतलब भारत में इनके अधिकार जो थे वो किसको दे दी गई, जो भारत सचिव नाम का पद बनाया गया था। भारत सचिव नाम का पद बनाया गया जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पूरे अधिकार दे दिए गए, यानी पूरे अधिकार किसको, भारत के सचिव को दे दिए गए। और भारत का जो सचिव था जब इतने अधिकार मिलेंगे तो अकेला तो कर नहीं सकता, तो उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई, जिसमें टोटल सदस्य हुआ करते थे 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई भारत सचिव की हेल्प करने के लिए। और जो 15 सदस्य होते थे उनमें से 8 सदस्य ब्रिटेन की क्राउन द्वारा लिए जाते थे और बाकी के जो 7 सदस्य होते थे डायरेक्टरों द्वारा। यानी कि भारत में जो बहुत सारी कंपनियां थी, यानी अभी तक तो आ चुकी थी भारत में, तो जितनी सारी कंपनियां होती थी उनके डायरेक्टरों द्वारा 7 सदस्य चुने जाते थे और 8 ब्रिटेन की क्राउन द्वारा। अब होता क्या था कि जो 15 सदस्य थे इन पे एक रूल लागू होता था कि जो 15 सदस्य उनमें से 9 सदस्य ऐसे लिए जाएंगे जो भारत में कम से कम 10 साल तक रह चुके हो, यानी 9 सदस्य 10 साल तक भारत में रह चुके हो और 10 साल से ज़्यादा उनको भारत छोड़े ना हुआ हो, यानी कम से कम वो छोड़े हैं भारत को तो 5 साल 8 साल 7 साल हुए हो, लेकिन 10 साल नहीं हुआ हो। तो ये कंडीशन थी इनकी, यानी जो 9 सदस्य थे 10 साल भारत में रह चुके हो और 10 साल उनको छोड़े नहीं हुआ हो। और इसमें बहुत सारी चीज हुई थी कि जो भारत का सचिव था, भारत के सचिव के लिए परिषद जो गठित की गई थी उसको भारत परिषद के नाम से जाना जाता है। भारत परिषद के जो सदस्य होते थे, यानी जो जितने भी उसमें कर्मचारी होते थे या जितने भी सदस्य होते थे, उनका जो वेतन भत्ते होते थे भारत की संचित निधि से दिया जाने लगा। यानी ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पैसे से ना देके भारत से जो टैक्स वसूला जाता था उसमें से इनकी सैलरी दी जाने लगी। और जो भारत परिषद थी उसको गृह सरकार के नाम से भी जाना जाता था उस टाइम पे। गृह सरकार यानी अभी भी बोलते हैं होम मिनिस्ट्री जिसको बोलते हैं, वही थी यहाँ पर गृह सरकार। हम बोल सकते हैं कि जो अभी पद है भारत में, चाहे तो प्रधानमंत्री का हो, चाहे राष्ट्रपति का, चाहे गृह मंत्री का, वो पद पहले ही सृजित हो चुके हैं अंग्रेजों द्वारा। वो धीरे धीरे चलते चलते भारत जब आज़ाद हुआ तो उनको ऐसे कैसे ले लिए गए थे। इस अधिनियम के द्वारा हुआ क्या था कि जो भारत सचिव का पद बनाया गया था, तो बोल सकते हैं कि पहला जो सचिव बनाया गया था, भारत का पहला सचिव लॉर्ड स्टैनले को बनाया गया था। और स्टैनले जो सचिव था उसको अधिकार दिए गए थे अर्थव्यवस्था प्लस अखिल भारतीय सेवा। यानी अभी तक हो क्या रहा था कि प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे जो एक्ट आया हुआ है, इस एक्ट के माध्यम से या पहले वाले एक्ट के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे नौकरी दी जाने लगी थी। तो सारा जो काम था किसको दे दिया गया था, लॉर्ड स्टैनले जो भारत का सचिव था। इसके अंडर में काम किया था कि अर्थव्यवस्था संभालना और अखिल भारतीय सेवाओं को देखना। लेकिन इतना जो काम था वो बाध्य था कौन, लॉर्ड स्टैनले बाध्य था। बाध्य मतलब
बताना पड़ती थी उसको कि मैंने अर्थव्यवस्था में क्या काम किया और भारतीय सेवा में, यानी पूरा लेखा जोखा जो रहता था वो बताना पड़ती थी। तो ये बाध्यता किसके प्रति? भारत परिषद के प्रति। यानी जैसे हम बोले भारत में अगर जैसे अभी लॉकडाउन में 20 लाख करोड़ रुपए जो लागू किए गए भारत में जिन जिन चीज़ों के लिए, उसके लिए अगर जो अपना मंत्री परिषद होती है उसको पूरे में बताना पड़ती है कि हमने इसके लिए ये पैसे दिए हैं, क्योंकि डायरेक्ट कोई लागू कर नहीं सकते। ऐसा होता है तो ऐसा लगता है कि बीच में भी खा सकते हैं या कुछ और हो सकता है, इसलिए अपोजिशन भी होता है और खुद का अपोजिशन वाली जो पार्टी होती है वो भी होती है, तो सबको बताना पड़ती है। तो वैसे ही भारत सचिव का जो काम था वो पूरा बाध्य था, इसके लिए भारत परिषद को बताना पड़ती थी। लेकिन इन दोनों कामों के अलावा जो काम हुआ करते थे अन्य में बाध्य नहीं था, यानी इन दोनों के काम के अलावा जो काम थे भारत में, जो काम करता था भारत सचिव, उनको किसी को बताना जरूरी नहीं था। और इस अधिनियम के माध्यम से 1857 का जो अधिनियम था, जो गवर्नर की जो परिषद हुआ करती थी, यानी सचिव की बोल सकते, उसमें जो विधिक अधिकारी होता था और एडवोकेट जनरल होता था, यानी इन दोनों की नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटेन का सम्राट, यानी ब्रिटेन के सम्राट के द्वारा इन दोनों की नियुक्ति की जाती थी, एडवोकेट जनरल और विधिक अधिकारी। इतना सारा हुआ था इसमें 1853 के अधिनियम और 1858 के अधिनियम, इसमें इतना सारा देखा हमने, समझा। और अगला जो अधिनियम आएगा तो थोड़ा और बड़ा होगा, थोड़ा और ज़्यादा चीज़ें की जाएगी, क्योंकि 1858 से पहले जो 1857 की जो क्रांति हो रही है भारत में इस टाइम पे हुई थी, तो उसमें बहुत सारा काम जो अंग्रेजों का हो रहा था बिगड़ चुका था, और भारत की जो जनता थी वो भारत को आज़ाद करवाने के लिए काम कर रही थी, यानी बहुत सारे काम हो रहे थे, तो अंग्रेजों का काम बिगड़ते जा रहा था और अंग्रेज इसके लिए कुछ नए नए आइडियाज़ लाते जा रहे थे और इम्प्लीमेंटेशन करते जा रहे थे और नए नए एक्ट पारित करते जा रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि मैं आपको और आगे के वीडियो डाल सकूं। अगला एक्ट हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। जब तक आप इस वीडियो को समझें, एक बार में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइज कर करके 2-3 बार देखें, और जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ उसको कॉपी में आप बना सकते हो, जिससे कि रिवीजन में आपको टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद।